बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इंसानी तारीख में बहुत पीछे चले जाएं तो इंसान के दो बड़े मसले थे। एक अपने रहने के लिए घर बनाना और दूसरा अपने खाने पीने के लिए खेती बाड़ी करना। ये दोनों काम करने के लिए उसे जमीन को मेजर करना पड़ता था। अब जमीन को मेजर करने के लिए जो उसने मैथमेटिकल टेक्निक्स इजाद की, उन मैथमेटिकल टेक्निक्स को ज्योमेट्री का नाम दिया गया। प्रीफिक्स जियो का मतलब होता है अर्थ और मैट्री निकला है मीट्रन से। मीट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी ज्योमेट्री की फर्स्ट डेफिनेशन थी मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ये स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री जो थी यही बुनियाद बनी ज्योग्राफी की बेसिक कैलकुलेशंस के लिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद इंसान ने ज्योमेट्री में बेसिक शेप्स ड्रॉ करना सीखी, यानी इंसान ने ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, इस तरह की शेप्स बनाना सीखी। इंसान ये शेप्स बनाते, इसकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते और इस तरह से थ्योरम्स इवॉल्व होते चले गए। स्टूडेंट्स, इस ज्योमेट्री में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो एक ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन का है जिसका नाम था यूक्लिड। यूक्लिड ने 300 बीसी में इस ज्योमेट्री के लिए 13 बुक्स लिखी। उसी के नाम की वजह से इस ज्योमेट्री को उस दौर में यूक्लिडियन ज्योमेट्री का नाम भी दिया गया। स्टूडेंट्स, वक्त गुजरता चला गया और थ्योरम्स इवॉल्व होते चले गए। ज्योमेट्री की नई नई चीजें दरियाफ्त होती चली गई, यानी ज्योमेट्री में एडिशन होता चला गया। अल्टीमेटली 17th सेंचुरी आ गई। 17th सेंचुरी में एक साहब आए जिनका नाम था रेने डिकार्ट। ये फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ज्योमेट्री में अलजबरा को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अलजबरा क्या था? अलजबरा था मैथमेटिक्स ऑफ अननोन्स, एक्स वाई जी ए बी सी की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और ज्योमेट्री बेसिकली प्रैक्टिकल ज्योमेट्री थी। इट वाज ऑल अबाउट ड्राइंग शेप्स। इन साहब ने क्या किया, अलजबरा को ज्योमेट्री में इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इससे एक नई ज्योमेट्री ने जन्म लिया जिसको इनके नाम की वजह से कार्टेशियन ज्योमेट्री का नाम दिया गया। आइए आपके साथ कार्टेशियन ज्योमेट्री की डेफिनेशन शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, कार्टेशियन ज्योमेट्री को एनालिटिक ज्योमेट्री का नाम भी दिया जाता है। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूजेस अलजेब्रा टू हेल्प इन द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए अलजेब्रा की मदद लेती है। किस तरह से? इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड ज्योमेट्री बाय अलाउइंग यू टू डिस्क्राइब ज्योमेट्रिक फिगर्स बाय मींस ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस। ये ज्योमेट्रिक फिगर्स को अलजेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना सिखाती है। और दूसरी तरफ भी ट्रू है, it helps you understand algebra by allowing you to draw pictures of algebraic equations। ये अलजेब्रा को अंडरस्टैंड करने में भी हमारी हेल्प करती है क्योंकि आप अलजेब्रिक इक्वेशंस को इस ज्योमेट्री की मदद से ज्योमेट्रिक फिगर्स में कन्वर्ट करना सीखते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री की जो स्ट्रेट लाइन है, एनालिटिक ज्योमेट्री ने हमें बताया कि ये अलजेब्रा की लीनियर इक्वेशन है। अब अगर आपको स्ट्रेट लाइन को एनालाइज करना है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना है, तो आप लीनियर इक्वेशन की मदद से ये एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रायंगल के बारे में आप जानते हैं कि ये 3 स्ट्रेट लाइंस की मदद से ड्रॉ की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एनालिटिक ज्योमेट्री के मुताबिक ये 3 लीनियर इक्वेशंस की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल 4 लीनियर इक्वेशंस की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। एनालिटिक ज्योमेट्री ने हमें बताया कि सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये सेकंड डिग्री इक्वेशन की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं। स्टूडेंट्स, कार्टेशियन ज्योमेट्री से पहले जो सिंपल ज्योमेट्री थी वो सादा कागज के ऊपर डिस्कस की जाती थी। शेप्स को सादा कागज के ऊपर ड्रॉ किया जाता, देन उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाता और फिर थ्योरम्स इवॉल्व होते। लेकिन कार्टेशियन ज्योमेट्री डिस्कस की जाती है एक्स वाई प्लेन पर। अब रेने डिकार्ट के जहन में एक्स वाई प्लेन का आइडिया कैसे आया, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, रेने डिकार्ट अपने कमरे में लेटा हुआ था, सोचों में गुम था, छत की तरफ देख रहा था। उसने छत पे देखा कि एक वेब स्पाइडर वॉक कर रहा है, कभी यहां कभी वहां वो जा रहा है। अब उसके जहन में एक बात आई कि अगर हम मैथमेटिकली इसको एड्रेस असाइन करना चाहें, इसकी लोकेशन डिस्क्राइब करना चाहें, तो हम किस तरह कर सकते हैं। उसने इस पर सोचना शुरू किया। उसके जहन में पहली बात आई कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स एक स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हों, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर कुछ बॉल्स एक स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं, हम इन बॉल्स का एड्रेस बना सकते हैं मैथमेटिकली। आप यहां पर बना दें एक रियल लाइन। अब आप ये कह सकते हैं कि जो रेड बॉल है वो 3 पर है,
जो ब्लैक बॉल है वो 5 पर है, जो पिंक बॉल है वो -3 पर है। इस तरह से आप हर बॉल को, जितने भी बॉल्स हों, शर्त यह है कि वो स्ट्रेट लाइन पर हों, आप मैथमेटिकल एड्रेस असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉल्स इस तरह से बिखरे हुए हों, एक प्लेन पर बिखरे हुए हों, अब आप अगर देखें तो रेड बॉल और ग्रीन बॉल का एड्रेस क्या बन रहा है? शाबाश, ये इस वक्त दो डिफरेंट लोकेशंस पर हैं। रियल लाइन के हवाले से ये दोनों इस वक्त 3 के सामने हैं, लेकिन क्या हम दोनों को 3 एड्रेस असाइन कर सकते हैं? द आंसर इज नो। इन दोनों की लोकेशन डिफरेंट है, सो इन दोनों का एड्रेस भी डिफरेंट होना चाहिए। यहां से उसके जहन में बात आई कि देयर मस्ट बी 2 रियल लाइंस। यहां पर 2 रियल लाइंस होनी चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक उसके वर्टिकल। इन 2 रियल लाइंस की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस बना सकते हैं मैथमेटिकली, अगर वो प्लेन में मौजूद हों, बिखरे हुए हों। यहां से स्टूडेंट्स उसे एक्स वाई प्लेन का आइडिया आया। अब एक्स वाई प्लेन उसने किस तरह से डिफाइन किया, आइए आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करता हूं। ड्रॉ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस सो दैट दे मस्ट इंटरसेक्ट एट 0 ऑफ ईच अदर। इस तरह से 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर रियल लाइंस आप ड्रॉ कर दें कि वो 0 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों। स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसे ओरिजिन का नाम दिया गया। जो हॉरिजॉन्टल रियल लाइन है, इसे एक्स एक्सिस का नाम दिया गया, और जो वर्टिकल रियल लाइन है, इसे वाई एक्सिस का नाम दिया गया। जो वाई एक्सिस से राइट साइड पर एक्स एक्सिस का जो पोर्शन है, इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहा गया, और जो वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड पर जो एक्स एक्सिस का पोर्शन है, इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस कहा गया। अब एक्स एक्सिस से ऊपर जो वाई एक्सिस का पोर्शन है, इसे पॉजिटिव वाई एक्सिस कहा गया, और नीचे वाले पोर्शन को नेगेटिव वाई एक्सिस कहा गया। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों एक्सिस को कंबाइंडली कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम भी दिया गया। इन कोऑर्डिनेट एक्सिस ने इस प्लेन को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इन 4 हिस्सों को क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। Q1, Q2, Q3, Q4 ये कॉमन नोटेशन है इन क्वाड्रेंट्स के लिए। अब स्टूडेंट्स, अगर इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट मौजूद हो तो हम उसको मैथमेटिकल एड्रेस असाइन कर सकते हैं। फर्ज करें कि ये एक पॉइंट है, अब हमने इसे एक मैथमेटिकल एड्रेस असाइन करना है। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से आप 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करें, एक वाई एक्सिस के पैरेलल जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, और एक एक्स एक्सिस के पैरेलल जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। जिस लाइन ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट पर उसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, वो जो नंबर है वो इस पॉइंट का एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, और जिस पॉइंट पर लाइन ने वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, वहां पर जो नंबर है वो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहलाता है। अब इस एड्रेस में हम इस एड्रेस को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं यानी एब्सिसा, और बाद में हम लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट, और इसे एक ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में इस तरह से लिखा जाता है कि आप राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, राउंड ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई। ये स्टूडेंट्स, हमने इस पॉइंट को एक एड्रेस असाइन कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये इसका एक पर्टिकुलर एड्रेस है। अब ये पॉइंट जहां पर जाएगा, इसका एड्रेस डिफरेंट होगा। अब यहां से एक हमारा बन गया रियल नंबर सिस्टम में ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट, जो कि इनफाइनाइट है। आप इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स रियल नंबर्स के बना सकते हैं, और दूसरी तरफ पॉइंट्स जो हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ये इनफाइनाइट हैं। आप हर पॉइंट को एक रियल नंबर सिस्टम से जो ऑर्डर्ड पेयर है वो असाइन कर सकते हैं। 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस है ऑर्डर्ड पेयर्स के साथ पॉइंट्स ऑफ प्लेन की। अब स्टूडेंट्स, ये जो कोरेस्पॉन्डेंस डेवलप की गई इन 2 चीजों के दरमियान, यानी एक तरफ है ऑर्डर्ड पेयर्स रियल नंबर्स के और दूसरी तरफ है पॉइंट्स प्लेन के, ये जो कोरेस्पॉन्डेंस 1-to-1 इनके दरमियान डेवलप की गई, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम दिया गया। स्टूडेंट्स, जो कार्टेशियन ज्योमेट्री है वो इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हमेशा डिस्कस की जाती है, इसी वजह से इस ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम भी दिया जाता है। स्टूडेंट्स, आइए अब हम ये डिस्कस करेंगे, ये हमारा पहला टास्क होगा इनफैक्ट, कि इस प्लेन के ऊपर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, हम उनकी लोकेशन किस तरह से जज करते हैं। यानी अगर हमें किसी पॉइंट का एड्रेस गिवन हो तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये पॉइंट इस प्लेन के रेफरेंस से कहां पर होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले सिंपलेस्ट केस देखते हैं। अगर किसी पॉइंट की एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू दोनों 0 हो, यानी किसी पॉइंट का एब्सिसा भी 0 हो, किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट भी 0 हो, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। आपके सामने इस वक्त एक्स वाई प्लेन मौजूद है, जरा देखें कि एक्स और वाई दोनों 0 कब होते हैं। शाबाश,
जी, एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं ओरिजिन पर। यानी जब किसी पॉइंट की एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू दोनों जीरो होंगी तो पॉइंट डेफिनेटली ओरिजिन पर होगा। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा चेंज लाते हैं। अगर किसी पॉइंट की एक्स वैल्यू जीरो हो और वाई की वैल्यू कुछ भी हो तो पॉइंट कहां हो सकता है, जरा सोचें। अगर एक्स वैल्यू जीरो हो, वाई की वैल्यू को आप आजाद छोड़ दें, तो पॉइंट की लोकेशन की पॉसिबिलिटी क्या होगी? शाबाश, एक्स की वैल्यू जीरो कहां पर है? द आंसर इज ओरिजिन पर। इसके अलावा एक्स की वैल्यू जीरो कहां पर है? शाबाश जी, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस में आप ऊपर चले जाएं, नीचे चले जाएं, एक्स की वैल्यू जीरो रहती है। स्टूडेंट्स, अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा। वाई की वैल्यू को आप आजाद छोड़ दें। हमने सिर्फ बात की थी कि अगर पॉइंट में एक्स की वैल्यू या एब्सिसा जीरो होगा तो पॉइंट कहां पर होगा? पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, वाई की वैल्यू कुछ भी हो, तो पॉइंट की लोकेशन क्या होगी? शाबाश, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू है जीरो। वाई एक्सिस के राइट साइड पर हमारे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉइंट वाई एक्सिस से राइट साइड पर होगा। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी हो सकता है। यानी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। स्टूडेंट्स, ये जो रीजन है वाई एक्सिस के राइट साइड पर, हम इसे राइट हाफ प्लेन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहीं से समझ जाएं, अगर किसी पॉइंट में एब्सिसा की वैल्यू नेगेटिव हो, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, एब्सिसा की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो पॉइंट हमारा वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पर होगा। हम इस रीजन को लेफ्ट हाफ प्लेन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने तीन चीजें डिस्कस कर ली। अगर एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो हमारा जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा। एक वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस, इसके ऊपर मौजूद होगा। अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड पर आप आ जाएंगे, और अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो आप इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड पर चले जाएंगे। अब एक्स की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। आप एक्स की वैल्यू को जीरो की बजाय जनरली स्पीकिंग कह दें कि एक्स की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट हो सकती है। फर्ज किया एक्स की वैल्यू अगर वन हो, पॉइंट के अंदर एक्स की वैल्यू वन फिक्स हो, वाई की वैल्यू कुछ भी हो जाए, तो पॉइंट कहां पर हो सकता है? शाबाश जी, अगर एक्स की वैल्यू जीरो थी तो आपका बनता था वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू जीरो रहती है। अब एक्स की वैल्यू वन, स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्स की वैल्यू वन है एक्स एक्सिस के ऊपर यहां पर। अब यहां से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो ये स्टूडेंट्स वो वर्टिकल लाइन है कि जिसके ऊपर आप जहां मर्जी ऊपर या नीचे चले जाएं, एक्स की वैल्यू वन रहेगी। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू कांस्टेंट हमेशा एक वर्टिकल लाइन होगी। तो याद रखें, जब भी x की वैल्यू आप कांस्टेंट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, y की वैल्यू को आजाद छोड़ देंगे, तो जो पॉइंट की लोकेशन है वो एक वर्टिकल लाइन पर होगी, और वो वर्टिकल लाइन डिफाइन होगी उस कांस्टेंट की वैल्यू की वजह से। अगर x की वैल्यू वन है तो वर्टिकल लाइन वन से पास करेगी। अगर x की वैल्यू टू है तो वर्टिकल लाइन टू से पास करेगी। अगर x की वैल्यू माइनस फाइव है तो वो x की वैल्यू माइनस फाइव से वर्टिकल लाइन पास करेगी। अब स्टूडेंट्स, अगर x ग्रेटर देन कांस्टेंट हो, किसी पॉइंट में x ग्रेटर देन कांस्टेंट हो, तो पॉइंट की लोकेशन राइट साइड ऑफ द लाइन x इक्वल टू कांस्टेंट होगी, और अगर x की वैल्यू लेस देन कांस्टेंट हो तो पॉइंट की लोकेशन लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन x इक्वल टू कांस्टेंट होगी। स्टूडेंट्स, अब यही लॉजिक हम y पर शिफ्ट करते हैं। अगर y की वैल्यू जीरो हो, x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू जीरो हो, तो पॉइंट की लोकेशन क्या होगी? द आंसर इज y की वैल्यू जीरो होती है x एक्सिस के ऊपर। ओरिजिन पर y की वैल्यू जीरो और देन पूरे x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू जीरो होती है। यानी अगर पॉइंट में y की वैल्यू जीरो होगी तो लोकेशन होगी x एक्सिस। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फिर आप x एक्सिस से ऊपर वाले रीजन में आ जाएंगे, इसको अपर हाफ प्लेन का नाम दिया जाता है। और अगर y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो आप x एक्सिस से नीचे वाले रीजन में आ जाएंगे, इसे लोअर हाफ प्लेन का नाम दिया जाता है। अब यहीं से आप y इज इक्वल टू कांस्टेंट समझ जाएं। y इज इक्वल टू कांस्टेंट विल बी आ हॉरिजॉन्टल लाइन। जिस तरह x एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से y इज इक्वल टू कांस्टेंट जनरली स्पीकिंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसमें y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और y ग्रेटर देन कांस्टेंट उस लाइन से ऊपर वाला रीजन होगा, और y लेस देन कांस्टेंट उस लाइन से नीचे वाला रीजन होगा। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो, y की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, तो लोकेशन क्या होगी? शाबाश, जरा गौर करें। x की वैल्यू पॉजिटिव,
कहां पर है? y एक्सिस से राइट साइड पर, और y की वैल्यू पॉजिटिव x एक्सिस से ऊपर की तरफ। अब इन दोनों रीजन्स का इंटरसेक्शन क्या बन रहा है? द आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, y की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, तो हमारे पास जो पॉइंट है उसकी लोकेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट होगी। अब स्टूडेंट्स, आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? द आंसर इज x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। तो दोनों तरफ समझ लें, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो पॉइंट में x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। या दूसरी तरफ अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x की वैल्यू नेगेटिव गिवन है, y की वैल्यू पॉजिटिव गिवन है, तो समझ जाएं कि ये पॉइंट जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव हों तो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो, y की वैल्यू नेगेटिव हो, तो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद होगा। अब स्टूडेंट्स, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस, अगर x और y दोनों इक्वल हों, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों इक्वल हों, तब पॉइंट की लोकेशन क्या हो सकती है? क्या पॉसिबिलिटीज है? शाबाश, दोनों इक्वल, कोई एक पॉइंट चलें सोचें कहां पर है? द आंसर इज ऑरिजिन पर दोनों इक्वल हैं, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, सो ऑरिजिन तो एक हमारे पास लोकेशन आ गई। अब x और y दोनों इक्वल, शाबाश, दोनों के इक्वल होने के लिए दोनों का या तो पॉजिटिव होना जरूरी है या दोनों का नेगेटिव होना जरूरी है। अब दोनों पॉजिटिव कहां पर हैं? द आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों नेगेटिव कहां पर हैं? द आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट में। अब क्या पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y हमेशा इक्वल होते हैं? द आंसर इज नो। इसी तरह से पूरे थर्ड क्वाड्रेंट में x और y हमेशा इक्वल नहीं होते। दोनों क्वाड्रेंट्स के अंदर कुछ खास लोकेशंस हैं कि जहां पर, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोकेशंस हैं कि जहां पर x और y की वैल्यू इक्वल होती है। अब x और y की वैल्यू इक्वल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, यानी जब भी ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, आपकी जो लाइन बनेगी वो एक ऐसी लाइन होगी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होगी, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही होगी। इसी तरह x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3, ये एक ऐसी लाइन बन रही है जो थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पॉइंट के अंदर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों इक्वल हों तो ये एक ऐसी लाइन होगी जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होगी। स्टूडेंट्स, ये हमें मिल गई लोकेशन। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस देखते हैं, इसी से मिलता जुलता। x इज इक्वल टू -y या x इज इक्वल टू y। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x और y एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, दोनों को ऐड करने से आंसर आ रहा है हमारे पास 0। अब स्टूडेंट्स, x और y के अपोजिट साइंस कहां पर होते हैं? शाबाश, ये एडिटिव इनवर्स कैसे बन सकते हैं? एडिटिव इनवर्स ये उस सूरत में बन सकते हैं कि अगर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो और साइन अपोजिट हो। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होने से मुराद एक 1 है तो दूसरा भी 1 हो, लेकिन साइन अपोजिट हो, एक 1 हो तो दूसरा -1 हो। अब दोनों के अपोजिट साइंस या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं या फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। अब स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी जगह है कि जहां पर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज सेम होती हैं? द आंसर इज, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएं तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और ये एक ऐसी लाइन बन रही है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। इस तरह से अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएं तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, यहां पर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बन रही है जो फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसी लाइन जो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही हो, इस पर वो पॉइंट्स होंगे कि जिनमें x और y कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। सो याद रखें, अगर किसी पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हों तो लोकेशन होगी अ लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स, एक और केस देखते हैं। यह है स्टूडेंट्स, मॉडुलस वैल्यू ऑफ x या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। अब स्टूडेंट्स, अगर आप एब्सोल्यूट ये साइन हटा दें तो लेफ्ट साइड पर भी प्लस माइनस आ गया और राइट साइड पर भी प्लस माइनस आ गया। अब यहां से चार केसेस बनते हैं। एक, पॉजिटिव x इज इक्वल टू पॉजिटिव y, एक नेगेटिव x इज इक्वल टू नेगेटिव y, यहां से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ये वही वाला केस बन जाएगा x इज इक्वल टू y,
और तीसरा केस पॉजिटिव x इज इक्वल टू नेगेटिव y, और फिर चौथा केस नेगेटिव x इज इक्वल टू पॉजिटिव y। अब ये दोनों केसेस भी एक ही केस है, बेसिकली x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 यहां से बन जाता है। स्टूडेंट्स, जो पहला केस बना x इज इक्वल टू वाई, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट की लोकेशन होगी अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और जो दूसरा केस बन रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये अभी हमने डिस्कस किया कि अ लाइन बाइसेक्टिंग सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो याद रखें, जब x और y कोऑर्डिनेट्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वल हों, x मॉड विल बी इक्वल टू y मॉड, तो पॉइंट की लोकेशन होगी अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट और अ लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, अब इससे भी बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर x मॉड लेस देन कांस्टेंट हो, x मॉड लेस देन कांस्टेंट हो, तो पॉइंट की लोकेशन क्या होगी? स्टूडेंट्स, x मॉड, अगर आप ये मॉड हटा दें तो यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस x लेस देन c। अब प्लस x लेस देन c ये आपके पास एक केस बन गया, और माइनस x लेस देन c ये दूसरा केस बन गया। अब यहां पर अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इस इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा x ग्रेटर देन माइनस c। अब हमारे पास ये बन रही है एक कंबाइंड इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन माइनस c बट लेस देन c। अब स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू c, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बनती है एक वर्टिकल लाइन। x इक्वल टू c एक वर्टिकल लाइन बन गई, और इसी तरह से x इज इक्वल टू माइनस c ये एक वर्टिकल लाइन बन गई। स्टूडेंट्स, हमारे पास इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन माइनस c एंड x लेस देन c। अब x लेस देन c से मतलब है कि आप x इक्वल टू c लाइन के लेफ्ट साइड पर आ गए, और x ग्रेटर देन माइनस c से मतलब है कि आप x इक्वल टू माइनस c लाइन से राइट साइड पर आ गए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका रीजन बनता है इन दो लाइंस के दरमियान वाला। ये है स्टूडेंट्स रीजन जो मैंने आपको शेड करके दिखा दिया। यानी जब भी x मॉड लेस देन कांस्टेंट होगा, तो ये बुनियादी तौर पर एक रीजन होगा बिटवीन x इक्वल टू c एंड x इक्वल टू माइनस c लाइन के दरमियान वाला रीजन। इसके अंदर ये दोनों लाइंस शामिल नहीं होंगी। अगर आप इक्वल टू शामिल कर देंगे, यानी x मॉड लेस देन और इक्वल टू c, तो फिर ये लाइंस भी शामिल हो जाएंगी रीजन के अंदर। ये दोनों वर्टिकल लाइंस भी रीजन के अंदर शामिल हो जाएंगी। अब स्टूडेंट्स, इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है x मॉड ग्रेटर देन कांस्टेंट। अब x मॉड ग्रेटर देन कांस्टेंट, इसमें आप मॉड को अगर हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। अब एक हमारे पास बन गई इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन c, और दूसरी बन गई माइनस x ग्रेटर देन c। अब आप माइनस से जब इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर रिवर्स होगा, हमारे पास आ जाएगा x लेस देन माइनस c। अब एक तरफ x ग्रेटर देन c और एक तरफ है x लेस देन माइनस c। स्टूडेंट्स, लास्ट केस हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने x इक्वल टू c और x इक्वल टू माइनस c दो लाइंस ड्रॉ की थी। अब x ग्रेटर देन c कौन सा रीजन है? जी, x इक्वल टू c लाइन के राइट साइड वाला रीजन। और x लेस देन माइनस c ये कौन सा रीजन होगा? जी, x इक्वल टू माइनस c के लेफ्ट साइड वाला रीजन। पहले हम इन दोनों लाइंस के दरमियान में आ गए थे x मॉड लेस देन c की सूरत में। अब हम चले गए इन दोनों लाइंस के बाहर वाली साइड पर, यानी ये मैंने रीजन आपको शेड करके दिखा दिया। अब भी अगर इक्वल टू शामिल होगा तो ये दोनों लाइंस रीजन में शामिल हो चुकी होंगी। स्टूडेंट्स, ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि अगर हमारे पास किसी पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट गिवन होगा तो हम उन एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यूज को देखकर किस तरह ये जज कर सकते हैं कि उस पॉइंट की लोकेशन एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से क्या होगी। आइए स्टूडेंट्स, अब इसी कंसेप्ट की बेस पर एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 4.1। हमें उस पॉइंट की लोकेशन बतानी है कि जिसका एब्सिसा नेगेटिव हो और ऑर्डिनेट या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो। एब्सिसा नेगेटिव ही रहना चाहिए। ऑर्डिनेट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑर्डिनेट जीरो भी हो सकता है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी यहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ऑर्डिनेट पॉजिटिव या ऑर्डिनेट जीरो। अब स्टूडेंट जरा ये बताएं कि x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, लोकेशन क्या होगी? शाबाश जी, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, हमारे पास लोकेशन बनती है सेकंड क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स,
x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू 0। शाबाश। x की वैल्यू नेगेटिव हो और y की वैल्यू 0 हो। y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस के ऊपर। अब x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू नेगेटिव x एक्सिस, यानी ये हमारे पास लोकेशन बनती है सेकंड क्वाड्रेंट और इसके साथ साथ नेगेटिव x एक्सिस। सो हम इसकी लोकेशन लिखेंगे Q2 एंड नेगेटिव x एक्सिस। ये स्टूडेंट्स हमने इसकी लोकेशन बता दी। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज 8th पार्ट, x mod ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स हमने x mod ग्रेटर देन और इक्वल टू कांस्टेंट डिस्कस किया था। मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। x mod ग्रेटर देन और इक्वल टू कांस्टेंट, इसके लिए हमने दो केसेस बना लिए थे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू c और x लेस देन और इक्वल टू माइनस c। यानी ये हमारे पास दो रीजन्स होंगे। एक रीजन होगा x इक्वल टू c लाइन और उसके राइट साइड पर, और दूसरा रीजन x इक्वल टू माइनस c लाइन और उसके लेफ्ट साइड पर। यानी ये दो रीजन्स बन रहे हैं जिनके अंदर इस रीजन की बाउंड्री लाइन भी शामिल होगी। दोनों रीजन्स के अंदर बाउंड्री लाइंस शामिल होंगी। अब स्टूडेंट्स इसके मुताबिक अगर हम इसको देखें तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और x लेस देन और इक्वल टू माइनस 3। अब स्टूडेंट्स पहले आ जाए इस पर, x इज इक्वल टू 3, ये लोकेशन क्या होगी? शाबाश। x इक्वल टू 3 एक वर्टिकल लाइन होगी जिसके ऊपर x की वैल्यू 3 रहती है, और x ग्रेटर देन 3 इस वर्टिकल लाइन के आप राइट साइड पर आ जाएंगे। और दूसरी तरफ x लेस देन और इक्वल टू माइनस 3, जब x इक्वल टू माइनस 3 होगा तो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होगी जो x की वैल्यू माइनस 3 से पास करेगी, और x लेस देन माइनस 3 के लिए आप उस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड पर चले जाएंगे। यह है वो शेडेड रीजन जो कि इस पॉइंट की लोकेशन बता रहा है, पॉसिबल लोकेशन बता रहा है। सो हम ये लोकेशन अब लिखते हैं। पहला केस है x इज इक्वल टू 3 लाइन एंड राइट हैंड साइड ऑफ लाइन, और x इक्वल टू माइनस 3 लाइन एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लाइन। और ये बुनियादी तौर पर दोनों रीजन्स हैं। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज 7th पार्ट, x mod इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y mod। स्टूडेंट्स अगर हम मॉड हटाएं तो सिचुएशन कुछ ये होगी, यहां पर भी प्लस माइनस और यहां पर भी प्लस माइनस। माइनस अप्लाई करने से हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास चार केसेस बन जाएंगे, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव और x नेगेटिव, y पॉजिटिव। स्टूडेंट्स यहां से अगर माइनस माइनस हम कैंसिल कर दें तो बुनियादी तौर पर ये एक ही केस है, x इक्वल टू y। और यहां पर आप माइनस को इधर लिखें या इधर लिखें, ये बुनियादी तौर पर एक केस है जिसको मैं इन शॉर्ट लिख सकता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये दोनों केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। x इज इक्वल टू वाई यानी पॉइंट कहां पर होगा अगर उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों इक्वल हो? शाबाश जी, अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। यह है वो लाइन जिसके ऊपर x और y दोनों इक्वल होते हैं, और दूसरी तरफ x और y एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स अगर होंगे तो हमारे पास लाइन होगी अ लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो कंक्लूड करते हैं, अ लाइन बाइसेक्टिंग Q1 and Q3 or a line bisecting Q2 and Q4। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज 9th पार्ट, x ग्रेटर देन 2 एंड y इज इक्वल टू 2। हमें उस पॉइंट की लोकेशन बतानी है कि जिसमें y की वैल्यू फिक्स 2 है
और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 2, शाबाश, कहां पर होगा? y इज इक्वल टू 2, जी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो y की वैल्यू 2 से पास करेगी। स्टूडेंट्स y की वैल्यू रहनी चाहिए 2 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। अब x की वैल्यू 2 एग्जैक्टली कहां पर है? द आंसर इज इस पॉइंट पर है। स्टूडेंट्स x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रहनी चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस पॉइंट से राइट साइड पर जाना है। हमें y की वैल्यू y इज इक्वल टू 2 लाइन पर रहना है, लेकिन आप इस लाइन पर x की वैल्यू 2 से राइट साइड पर जाएंगे। सो इसकी लोकेशन हम लिखेंगे ऑन द लाइन y is equal to 2 having x ग्रेटर देन 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लोकेशन आ गई। हमने उस लाइन पर रहना है जिसमें y की वैल्यू 2 होगी। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। इस लाइन पर हमने x की वैल्यू 2 से ग्रेटर वाले पॉइंट्स चूज करने हैं, यानी हमारी ये पॉसिबल लोकेशन होगी। स्टूडेंट्स बाकी जो पार्ट्स हैं इसी प्रॉब्लम के वो आप बआसानी खुद सॉल्व कर सकते हैं। हमने थ्योरी में सेम सिचुएशंस डिस्कस कर ली हैं। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद बेसिक कंसेप्ट्स और देन रेलेवेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।